28 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। किसी विषय पर रोचक, सरस और व्यवस्थित गद्य में अपने विचारों अथवा भावों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध शब्द नी जमा बंध से बना है। इसका अर्थ है पूरी तरह बंधा हुआ। निबंध लेखन विभिन्न विषयों पर किया जा सकता है। निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। 1. विषय सामग्री। निबंध के विषय के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। सामग्री इकट्ठी करने में पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि बहुत सहायता करती हैं। इनसे निबंध लिखने का अभ्यास करने में बहुत लाभ मिलता है। 2. कसावट। निबंध में भावों या विचारों की कसावट जरूरी है। विचारों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप में ही रखा जाना चाहिए। 3. विषय के अनुरूप भाषा शैली। निबंध में विषय के अनुरूप ही भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है। भावात्मक एवं ललित निबंधों की भाषा सरस एवं सरल होती है। वही गंभीर विषयों के निबंधों की भाषा तत्सम प्रधान हो जाती है। 4. प्रभावात्मकता। विषय, भाषा, शैली के उचित एवं क्रमबद्ध प्रयोग द्वारा निबंध को प्रभावी बनाना चाहिए। उक्तियों, मुहावरों तथा उदाहरणों के सही प्रयोग से निबंधों में प्रभावशीलता आती है। निबंध के भाग। निबंध के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। 1. प्रस्तावना। 2. विषय विस्तार। 3. उपसंहार। 1. प्रस्तावना। इसके अंतर्गत निबंध की भूमिका अर्थात परिचय प्रस्तुत किया जाता है तथा निबंध के कथ्य का संकेत दिया जाता है। 2. विषय विस्तार। इसके अंतर्गत निबंध की समग्र रचना तथा उसके विषय का प्रस्तुत वर्णन आता है। यह निबंध का मूल एवं विस्तृत भाग होता है। इसमें निबंधकार अपने भावों को व्यवस्थित एवं प्रभावी शैली में प्रस्तुत करता है। 3. उपसंहार। यह निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें निबंधकार द्वारा निबंध का प्रभावपूर्ण उपसंहार प्रस्तुत किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण निबंधों के उदाहरण। विद्यालय का वार्षिकोत्सव। संकेत बिंदु। भूमिका। उत्सव की तैयारी। कार्यक्रम का प्रारंभ। विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति। समापन। वार्षिक उत्सव का प्रत्येक विद्यालय के लिए अपना विशेष महत्व होता है। यह उत्सव विशेष आयोजन के साथ साल में एक बार मनाया जाता है। इसकी विशेष प्रस्तुति इसे यादगार बना देती है। विद्यालय में इस उत्सव की तैयारी काफी समय पहले से शुरू कर दी जाती है। मेरे विद्यालय में इस बार इसकी जिम्मेदारी कुछ अध्यापकों को सौंपी गई। विद्यार्थी भी नाटक, समूह गान, एकल गान, कव्वाली, स्वागत गान, वंदना आदि अपने अपने कार्यक्रमों का अभ्यास करने लगे। नियत तिथि को सवेरे ही बड़ा सा पंडाल लगाया गया। इसमें कुर्सियां रखी गईं, छात्रों के बैठने के लिए कालीन बिछाया गया था। प्रातः 9 बजे तक छात्र एवं अध्यापक गण अपनी जगह ले चुके थे। 9:15 बजे मुख्य अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो गया। सबसे पहले मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित किया। सरस्वती वंदना, वीणा वादनी, वरदे का सामूहिक गायन हुआ। अब प्रधानाचार्य और अन्य वरिष्ठ अध्यापकों ने उनको मालाएं पहनाकर स्वागत किया। अब बारी थी छात्रों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रमों की। सारे जहां से अच्छा। समूह गान के बाद देशभक्ति पूर्ण नाटक का मंचन हुआ। इसके बाद हुआ हरियाणवी लोकगीत। छात्र अपने प्रदर्शन से समा बांध रहे थे। इसी बीच
प्रधानाचार्य ने वार्षिक प्रगति रिपोर्ट पढ़ी। अंत में मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए छात्रों को आशीर्वचन कहे और परिश्रम करते हुए पढ़ाई करने की प्रेरणा दी। प्रधानाचार्य ने आए हुए अतिथियों के प्रति धन्यवाद प्रकट किया और कार्यक्रम समापन की घोषणा की। सभी छात्रों को मिष्ठान दिया गया। इस तरह हर्षोल्लास से हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस, संकेत बिंदु, आजादी सबको प्रिय, राष्ट्रीय पर्व, शहीदों के प्रति सम्मान, संदेश। आजादी संसार में सभी को प्रिय होती है। दुनिया का आलसी से आलसी जीव भी बंधन में नहीं रहना चाहता है। पशु पक्षी भी बंधन में पड़कर अपनी आजादी नहीं खोना चाहते हैं। पिंजरे का दरवाजा खुलते ही तोता खुले गगन में उड़ जाता है। इसी तरह पल भर का भी बंधन मनुष्य को असह्य प्रतीत होता है और वह गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का हर संभव प्रयास करता है। हमारे देश ने लंबी दास्तां की पीड़ा झेली है। इस अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए क्रांतिकारियों और देशभक्तों ने 90 वर्ष से अधिक समय तक संघर्ष किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस संघर्ष का सुफल 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिला, जब देश ने स्वतंत्रता का सूर्य देखा। जब से प्रतिवर्ष इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस पर्व को सभी देशवासी एकजुट होकर हर्षोल्लास से मनाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली स्थित लाल किले पर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो सिलसिला देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, वह आज भी प्रतिवर्ष उसी हर्षोल्लास के साथ देश के वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है। लोग तिरंगे के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं तथा देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवा देने वाले वीर शहीदों को याद करते हैं। देशवासी अपनी आजादी की रक्षा के लिए संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर स्कूलों और राष्ट्रीय कार्यालयों पर ध्वज फहराते हैं तथा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें एकता बनाए रखने और स्वतंत्रता की रक्षा करने का संदेश देता है। हमें अपनी आजादी की रक्षा हेतु सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए ताकि पराधीनता का अभिशाप फिर से ना झेलना पड़े। इसके साथ ही हमें अपनी आजादी का सदुपयोग करते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। ऋतुओं का राजा वसंत, संकेत बिंदु, ऋतुओं के प्रकार, चारों ओर का वातावरण, प्रसन्नता का कारण। भारत विविध मौसमों और ऋतुओं का देश है। यहाँ साल भर में 6 ऋतुएं अपने अपने क्रम से आती हैं और अपने विविध रंगों से भारत को सजा जाती हैं। ये ऋतुएं हैं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत। इनमें वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। अन्य ऋतुओं की भांति वसंत का काल भी लगभग 2 महीने होता है। उत्तरार्ध से शुरू होती है। इस समय सर्दी अपनी समाप्ति की ओर होती है तथा ग्रीष्म का आगमन होने को होता है। इस समय मौसम अत्यंत सुहावना हो जाता है। इस समय ना अधिक सर्दी होती है और ना ही अधिक गर्मी। इस कारण सभी प्राणी नए हर्ष एवं उल्लास से भरे नजर आते हैं। वसंत ऋतु में सर्वत्र सौंदर्य बिखर जाता है। कल तक शिशिर और हेमंत के प्रकोप से
पत्र विहीन हो चुके ठूंठ जैसे पेड़ नए पत्ते रूपी वस्त्र धारण कर लेते हैं। इन पर विविध रंगों के फूल खिल उठते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ों ने अपने गले में फूलों की माला धारण कर ली हो। लताएं भी इस समय कलियों फूलों से श्रृंगार कर लेती हैं। फूलों की महक वायुमंडल को महका देती है। हवा घर घर में इस महक को बांटती फिरती है। कोयल अपनी मधुर कूक में वसंत का स्वागत गान गाती है। इसी समय आम, कटहल, जामुन, नीम आदि मुकुलित हो उठते हैं। होली, वसंत पंचमी, बैसाखी आदि त्योहार इस ऋतु को और भी हर्षोल्लासपूर्ण बना देते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह ऋतु उत्तम मानी गई है। हमें वसंत का स्वागत करते हुए इसके सौंदर्य से आनंदित होना चाहिए। हमें भी वसंत की तरह ही सबकी प्रसन्नता का कारण बनना चाहिए। हमारा देश भारत। संकेत बिंदु। प्रस्तावना। समृद्ध देश, विविधताओं का देश, ज्ञान की भूमि। हमारा देश भारत संसार के सभी देशों से अनूठा है। यह अत्यंत सुंदर एवं महान देश है। यहाँ प्रकृति ने खुले हाथों से सौंदर्य बिखेर दिया है। हमारे देश के उत्तर में विशाल हिमालय है, जिसकी बर्फ से ढकी चोटियां इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देती हैं। भारतवर्ष 3 ओर समुद्र से घिरा है। भारत प्राचीन काल से ही अत्यंत समृद्ध रहा है। इसके सीने पर बहती गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियां अपनी मधुर कलकल से इसका गौरव गान करती हैं। यहाँ खेतों और वनों में हरियाली छाई रहती है। इस देश में एक एक करके 6 ऋतुएं बारी बारी से आती हैं और अपना अपना सौंदर्य बिखेर जाती हैं। भारत को विविधताओं का देश भी कहा जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के अनुयायी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के पहनावे में भी विविधता नजर आती है। उत्तर भारतीय धोती कुर्ता, पैंट शर्ट, कोट पैंट पहने नजर आते हैं, तो लुंगी और बुशर्ट दक्षिण भारतीयों की पहचान बन गई है। उन सब के अलग अलग खान पान और भाषा बोलियां इसे अलग अलग तरह के फूलों से बने गुलदस्ते सी शोभा देते हैं। यहाँ बंगाल वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त रहता है, तो राजस्थान का क्षेत्र वर्षा के लिए तरसता है। यहाँ गंगा यमुना के मैदान अत्यंत उपजाऊ हैं, तो राजस्थान में रेत ही रेत नजर आता है। पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है, तो समुद्र तटीय इलाकों का मौसम सुहावना रहता है। फिर भी भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान की भूमि रहा है। भारत के प्राचीन केंद्र तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय यही हैं। राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव जैसे महापुरुषों तथा राणा प्रताप, वीर शिवाजी, मंगल पांडे, तात्या तोपे आदि वीरों ने अपनी वीरता से देश का मान बढ़ाया है। आधुनिक युग में भी खेल का क्षेत्र हो या विज्ञान का, भारतीय कहीं भी किसी से पीछे नहीं है। मुझे अपने देश से असीम लगाव है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। जल संरक्षण। संकेत बिंदु। भूमिका, जीवन का आधार, पानी का दुरुपयोग, जल संरक्षण की आवश्यकता। जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है हवा और पानी। भोजन के बिना हम 1-2 दिन जिंदा रह सकते हैं, पर हवा और पानी के बिना नहीं। मनुष्य और अन्य प्राणियों
यहाँ तक कि वनस्पतियों के शरीर का 70% भाग भी पानी है। मनुष्य हो या पौधे, वे अपना भोजन तरल रूप में लेते हैं। ठोस भोजन को पचाने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। पानी के अभाव में पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या और पानी के दुरुपयोग के कारण इसकी मात्रा हर व्यक्ति को उतनी ही मिल पा रही है जितनी उसे चाहिए। जल ही वह पदार्थ है जिसके कारण हमारी धरती पर जीवन संभव है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। इसी कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई देती है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पानी की अधिकांश मात्रा समुद्रों में संचित है। यह खारा पानी पीने योग्य नहीं होता। पीने योग्य पानी नदी, झील, कुएं, तालाब तथा पहाड़ की चोटियों पर बर्फ के रूप में जमा रहता है, जो हमारी आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे बर्बाद करने से आने वाली पीढ़ी को प्यासा ही रहना होगा। हमारा देश का एक वर्ग पीने के पानी से ही गाड़ियां धोता है, भैंसे नहलाता है, पेड़ पौधों एवं लॉन आदि की सिंचाई करता है। यह भी सुना गया है कि क्रिकेट स्टेडियम की घास बचाने के लिए आरओ के पानी का छिड़काव किया जाता है। वहीं दूसरी ओर लोग प्यास से बेहाल हो पानी के लिए भटकते हैं और अंततः प्रदूषित पानी पीने के लिए विवश हैं। आज आवश्यकता यह है कि हम पानी की एक एक बूंद बचाएं, उसे व्यर्थ नष्ट ना करें, खुले नलों को बंद करें, टपकते नलों की मरम्मत कराएं और पानी की बर्बादी रोकें। यह काम हमें आज से ही शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी पीने का पानी मिल सके, इसके लिए हमें शीघ्र ही पानी को बहुमूल्य धन की तरह संरक्षित करना होगा। दूरदर्शन का हमारे जीवन पर प्रभाव। संकेत बिंदु। भूमिका। अद्भुत उपकरण, विभिन्न कार्यक्रम, हानिकारक प्रभाव। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। इसने हमें सुख सुविधा के अनेक साधन प्रदान किए हैं। इन्हीं साधनों में से एक है दूरदर्शन, जिसने मानव को अज्ञान एवं नीरसता के अंधकार से बचाया है। दूरदर्शन नामक इस अद्भुत उपकरण की खोज 1925 ईस्वी में जेम्स वेयर ने की थी। उस समय उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लोगों के बीच यह इतनी तेजी से लोकप्रिय होगा और एक दिन हर घर की आवश्यकता बन जाएगा। इससे देश विदेश की घटनाओं को सजीव रूप में घर बैठे देखा जा सकता है। समय के साथ इसकी गुणवत्ता और भी बढ़ती गई। दूरदर्शन ज्ञान विज्ञान, कला एवं मनोरंजन का भंडार है। इस पर बहुरंगी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। विज्ञान एवं गणित जैसे जटिल विषयों के पाठों को दूरदर्शन पर इतने रुचिकर और मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि विद्यार्थी अत्यंत सुगमता से सीख जाते हैं। इस पर प्रसारित समाचार सत्य एवं प्रामाणिक होते हैं, जिनसे जानकारी बढ़ती है। दूरदर्शन पर समय समय पर धारावाहिक, नाटक, फिल्में, चर्चा परिचर्चाएं प्रसारित की जाती हैं। केबल टीवी के आ जाने से दूरदर्शन का दायरा और भी बढ़ गया है। अब यह प्रत्येक वर्ष की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों को अपने में समाहित कर चुका है। खेलों के सजीव प्रसारण के कारण यह युवा वर्ग में भी बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। दूरदर्शन की अति लोकप्रियता का विद्यार्थियों की पढ़ाई तथा हर आयु वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव हो रहा है।
हमें दूरदर्शन के अच्छे और चुनिंदा कार्यक्रमों को ही देखना चाहिए ताकि यह हमारे लिए लाभकारी ही रहे, हमें हानि ना पहुंचाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। संकेत बिंदु: जन्म स्थान, शिक्षा, विभिन्न आंदोलन और मृत्यु। हमारा देश महापुरुषों का देश रहा है। यहाँ समय समय पर अनेक संत महापुरुषों ने जन्म लिया है। उन्होंने मानवता की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आधुनिक युग में जन्मे एक ऐसे ही महापुरुष हैं महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। इनकी मां बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी, जिसका असर बालक मोहनदास पर भी पड़ा। गांधी जी को बचपन में श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र नामक नाटक देखने का अवसर मिला। इन नाटकों ने गांधी जी पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। इन नाटकों से मिली शिक्षा को गांधी जी ने सदा के लिए अपने व्यावहारिक जीवन का अंग बना लिया। अपनी आरंभिक शिक्षा राजकोट से पूरी करने के बाद गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और बैरिस्टर बनकर लौटे। इसके बाद गांधी जी ने मुंबई में वकालत शुरू की। तभी एक मुकदमे के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर इनका मन द्रवित हो उठा। गांधी जी ने वहीं सत्याग्रह शुरू कर दिया। भारत लौटने पर गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, अछूतों को सम्मान दिलाने एवं हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का प्रयास किया। इनके द्वारा 1942 ईस्वी में आरंभ किए गए भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत प्रभाव हुआ। इनके अथक प्रयासों के कारण अतः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के लिए विवश होना पड़ा। गांधी जी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हिंसा का शिकार हो गए। मानवता के इतिहास में गांधी जी का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है क्योंकि स्वतंत्र भारत को जन्म देने वाले गांधी जी ही थे। यात्रा का वर्णन। संकेत बिंदु: प्रस्तावना, यात्रा का प्रारंभ, विभिन्न स्थानों का अवलोकन, उपसंहार। हम सभी अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप यात्राएं करते हैं। यात्राओं से व्यक्ति का भरपूर एवं स्वस्थ मनोरंजन होता है। लोग गर्मी की छुट्टियों में प्रायः पर्वतीय स्थलों की यात्राओं पर निकल जाते हैं। इस ग्रीष्मावकाश में मैंने भी हरिद्वार देहरादून की यात्रा की। मेरे साथ मेरे मित्र भी थे। इस यात्रा के लिए मैं पहले से उत्साहित था। कश्मीरी गेट बस अड्डे पर पूछताछ काउंटर से पता करके हमने वातानुकूलित बस का टिकट बुक कराया और बस में आ बैठे। करीब 10 बजे हमारी बस दिल्ली से चली। गाजियाबाद पार होने के बाद रास्ते की भीड़ भाड़ कम हुई। सड़क के किनारे छोटे छोटे गांव, कॉलेज, ढाबे आदि पार करते हुए लगभग 4-5 घंटे के बाद हम हरिद्वार जा पहुंचे। वहां एक धर्मशाला में कमरा लेकर विश्राम किया। फिर खाना खाकर बाहर घूमने निकल गए। शाम को हम हर की पौड़ी पर पहुंचे। उस समय गंगा आरती हो रही थी। लोगों ने जब जलते दीप गंगा में प्रवाहित किए तो वह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था
मानो आकाश से तारे उतर आए हों। दूसरे दिन हम ऋषिकेश गए। वहां लक्ष्मण झूला, राम झूला, गीता भवन देखने के बाद हम शिव जी की भव्य मूर्ति देखने दक्ष मंदिर कनखल गए। कहते हैं यही यज्ञ की अग्नि में सती माता ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तीसरे दिन हम मनसा देवी मंदिर गए। वहां दर्शन के बाद मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद मांगा और देर तक मंदिर प्रांगण में बैठे रहे। वहां इतना अच्छा लग रहा था कि हम वहीं रुक जाना चाहते थे, परंतु लौटना तो था ही। अगले दिन हम इस यात्रा की मीठी यादें मन में लिए दिल्ली लौट आए। इस आनंदमयी और मनोरंजक यात्रा की यादें हमारे मन में अभी भी तरोताजा हैं। अब तो बस मौके का इंतजार रहता है कि कब अवसर मिले और हम किसी और अच्छी जगह भी घूमने जा सके। हमें हर्षोल्लास, प्रेम और सद्भाव से दीपावली मनानी चाहिए तथा ऐसे पटाखों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनसे वातावरण प्रदूषित होता है। तभी दीपावली सचमुच सबके लिए मंगलमय हो सकेगी। यातायात के नियमों का महत्व। संकेत बिंदु। भूमिका। दुर्घटना रोकने में सहायक। नियमों की उपयोगिता। नियमों का पालन अनिवार्य। किसी भी प्रकार के नियम हमारे जीवन को हानि से बचाते हैं। वे हमें सुरक्षित रखते हैं। जीवन को स्वस्थ एवं व्यवस्थित बनाए रखने में इन नियमों का विशेष योगदान होता है। आधुनिक युग में मनुष्य आवागमन के लिए तीव्र एवं आधुनिक साधनों का प्रयोग करने लगा है। जीवन की रक्षा के लिए यातायात के नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के पालन में जरा सी चूक होते ही दुर्घटना होने में देर नहीं लगती। इसलिए कहा भी जाता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आवागमन में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ही यातायात के नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से सड़क पर चलने वाले सुरक्षित रहते हैं। सड़कों पर बस, ट्रक, कार, दुपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, टेम्पो, पैदल यात्री आदि चलते हैं। इस भागम भाग की जिंदगी में जब सभी जल्दी में रहते हैं, ऐसे में इन नियमों की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। यातायात के नियमों का पालन करवाने तथा वाहनों की गति पर अंकुश लगाने के लिए चौराहे पर यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, जो विभिन्न संकेतों से वाहनों को रोकते हैं तथा दूसरी ओर जाने का संकेत करते हैं। आज चौराहों पर पुलिस कर्मियों के साथ साथ प्रायः लाल, हरी और पीली बत्तियां भी दिखाई देती हैं। इनमें से लाल बत्ती रुकने का, पीली बत्ती तैयार रहने का और हरी बत्ती जाने का संकेत करती है। इनका पालन करने से यात्री दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। महानगरों में बढ़ते वाहनों के कारण यातायात के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। पैदल यात्रियों को बाएं चलना चाहिए तथा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करनी चाहिए। वाहन समान गति से तथा सुरक्षित ढंग से चलाना चाहिए। अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। सदैव दाहिनी ओर से ही ओवरटेक करना चाहिए तथा मोड़ आने पर गति कम कर देनी चाहिए। यातायात के नियम हमारी सुरक्षा के लिए हैं। हमें उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नशे की हालत में कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ऐसा करके हम अपना और दूसरों का जीवन भी संकट में डाल देते हैं। वन, प्रकृति का अनुपम वरदान। संकेत बिंदु। प्रकृति के उपहार, वनों से लाभ, परोपकारी रूप, वृक्षारोपण। प्रकृति ने हमें जीवन यापन करने के लिए
अनेक वरदान दिए हैं। वन उनमें से एक है। वन मनुष्य के लिए वास्तव में प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। ये विविध रूपों में उसकी विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वनों के सहारे ही मानव जीवन का विकास हुआ है। आदि मानव इन्हीं वनों में पैदा हुआ, पला बड़ा और इन्हीं के सहारे उसने अपना जीवन बिताया। वनों ने मनुष्य को आश्रय के साथ साथ फल, कंदमूल आदि पेट भरने के लिए दिए। वास्तव में आज भी वनों के कारण ही मनुष्य का अस्तित्व है। ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वनों से हमें दोनों तरह के लाभ है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी। वन हमें अनेक दैनिक उपयोगी वस्तुएं देकर हमारा जीवन सुगम बनाते हैं। वे हमें रबड़, गोंद, शहद, लकड़ी, पत्ते, छाल आदि के अलावा तरह तरह के स्वादिष्ट फल उपलब्ध कराते हैं। वन उद्योगों के लिए लकड़ी के रूप में कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। फर्नीचर उद्योग का आधार वन ही है। इसके अलावा कागज उद्योग भी वनों की कृपा पर आधारित है। दूसरी ओर वन मनुष्य को प्राणदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जहरीली गैसों को पीकर वातावरण को जीने योग्य बनाए रखते हैं। वन वर्षा लाने में सहायक हैं, तो वे बाढ़ भी रोकते हैं। वन वन्य जीवों को आश्रय प्रदान कर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। वन धरती को हरियाली प्रदान कर उसका श्रृंगार करते हैं। हमें वनों को काटना नहीं चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। वन ऋषि मुनि और शिव के समान परोपकारी तथा जीवनदायी है। हमें अधिकाधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि यह धरती आने वाली पीढ़ी के लिए रहने योग्य बची रह सके। अन्यथा वनों के अभाव में प्राणी मात्र का जीवन और अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा।